Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 6 to 8 तक की एनसीईआरटी सीटेट पेपर 2 एसएसटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग है उसे मैं फटाफट कंप्लीट करवा दूंगी 2 दिन में। ठीक है, आज ये हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉलिटी का। ओके, 3 चैप्टर्स के बाद पॉलिटी के रिमेनिंग बचेंगे, वो आपको कल मिल जाएंगे। और रही बात ज्योग्राफी क्लास 8 की, तो क्लास 8 की ज्योग्राफी के भी 3 चैप्टर बच रहे हैं, वो परसों मिल जाएंगे। ठीक, तो आपका सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाएगा। बस 7th क्लास की पॉलिटी बचेगी, उसको भी मैं देखूंगी कि कैसे कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, एक्चुअली मैंने अपने आप से ही एक तरह से प्रॉमिस किया था, तो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है इन वीडियोस पे, बट स्टिल मैं करवा रही हूँ ना। अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है, जो भी हमारे 10 से 20 30 एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो जो थोड़े से चैप्टर रिमेनिंग है मैं करवा रही हूँ, उसे भी कंप्लीट कर लीजिए, आपका डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। ओके, देखिए चैप्टर है हाशियाकरण की समझ। पहले हम इस हाशियाकरण को समझते हैं। देखिए, हाशियाकरण अगर इंग्लिश में बोलें तो मार्जिनलाइजेशन होता है। अब इसको भी अगर हम थोड़ा सा हिंदी में और समझना चाहें तो देखिए, हाशियाकरण वो होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लें कि किसी भी ये समूह में हाशियाकरण हो गया, किसी राजनीतिक एरिया में, पॉलिटिकल में बोल दें महिलाओं का हाशिए पे रखना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एरिया हम छोड़ देते हैं, है ना, उस एरिया में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट इज योर हाशियाकरण। ठीक है, अब इसको हम इसी पेज से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे इतना एरिया दिखा होगा, ये पर्पल कलर का, इसके साइड वाला छूटा है और ये वाला छूटा है। ठीक है, तो ये जो हमने छोड़ दिया है, ये 20 से लिखना शुरू करा है, जो साइड वाला एरिया छोड़ दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है इस बुक के पेज पे, तो यही है हाशिया। ये जो छोड़ दिया है एरिया, यही है हाशिया। जो आपके कॉपी में जो आप बीच में लिखते हो, साइड में छोड़ देते हो थोड़ा सा एरिया, तो वो वही है हाशिया, वही है मार्जिनलाइजेशन। वो किसी भी स्टेज पे अब देखिए, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, कुछ एरिया का हो सकता है, किसी समूह को हाशिए पे रख देना, उसको बिल्कुल अलग थलग कर देना, उसे छोड़ देना। ठीक है, समाज में किसी समूह को अलग कर देना है, राजनीतिक पॉलिटिकल एरिया में महिलाओं को हाशिए पे रख देना, उन्हें अलग थलग कर देना, तो ये सब ही है हाशियाकरण। आई होप हाशिया आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी के एग्जाम्पल से याद रखना या बुक के एरिया से। ठीक है, जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसे अलग रख रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, वही है हाशिया पे रखना। ठीक है ना। अब देखिए, ये शिक्षकों के लिए इसकी तो बात नहीं करेंगे हम। और नाउ पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में 2 से 3 पेज दोनों चैप्टर में मेरे प्रिंट नहीं हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको अलग से देख के अलग से समझा दूंगी मैं। पहला यहाँ पे जो टॉपिक था इस पेज में, जो रिकॉर्ड जो स्क्रीन पे नहीं आया, वो है आदिवासी और हाशियाकरण। अगर हम बात करें आदिवासी, यहाँ पे था आदिवासी और हाशियाकरण। देखिए, अगर हम बात करें कि आदिवासियों का, तो आप सभी जानते हो आदिवासी कहाँ, जंगलों में रहते थे। ठीक है, अब उनकी ज़रूरतों के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जंगलों में रहते, तो उनकी ज़रूरतें, उनकी नीड्स कहाँ से फुलफिल होते थे, प्राकृतिक नेचुरल इन्वायरमेंट से। ठीक है, अब नेचुरल इन्वायरमेंट से फुलफिल होती थी, अब तो उसी इन्वायरमेंट से उनकी फुलफिल होती थी, तो उस इन्वायरमेंट की नॉलेज भी उन्हें बहुत अच्छे से थी कि कहाँ से क्या प्राप्त किया जा सकता है। और जैसे जड़ी बूटी है, औषधियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी है, कहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते थे। ठीक, फिर क्या हुआ कि अब आदिवासी और हाशियाकरण, आदिवासी कैसे हाशियाकरण पे आए, ठीक है, कैसे इनका मार्जिनलाइजेशन हुआ, तो नेशनल पार्क बनने लगे, नेशनल पार्क बन गए उस एरिया में जहाँ पे वो रह रहे थे, जंगलों में। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में पता चला कि यहाँ पे इसके कोयले की खान है, तो वहाँ उसकी खुदाई हो गई, तो उनको आदिवासियों को वहाँ से हटना पड़ा। नेशनल पार्क बन गए तो वहाँ से हटना पड़ा। ठीक है, उनको बेदखल कर दिया गया कि आप यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नेशनल पार्क बन रहा है, यहाँ खान है इस चीज़ की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो जीविकोपार्जन था, उनकी जो आजीविका थी, वो समाप्त हो गई, क्योंकि वो टोटली वो जंगलों में रहते थे। ठीक है, तो जंगलों में रहते थे, वहाँ पे अपने प्राकृतिक नेचुरल इन्वायरमेंट से अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेते थे। उनकी उन्हें नॉलेज भी थी, कहाँ से क्या खाने को मिलेगा, कहाँ से क्या पीने को मिलेगा, और कहाँ से क्या हम सामान बना के सेल आउट करके अपना
अर्निंग भी कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें पता थी। अब वहाँ से उन्हें जब निकाल दिया गया तब अब वो क्या करें, अब वो बड़ा परेशान कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि आदिवासी लोग कौन थे। तो देखिए हमने अभी पहले ही डिस्कस किया आदिवासी और हाशियाकरण, जो पेज में प्रिंट नहीं था। अब ये है आदिवासी लोग कौन थे। तो देखिए आदिवासी का मतलब है, आदि का मतलब है मूल, वासी का मतलब है निवासी, है ना। तो आदिवासी मतलब हो गया मूल निवासी। और ये जो मूल निवासी थे ये जंगल के साथ ही रहते थे और जंगलों के साथ ही जीते हुए आए और आज भी उसी तरह रह रहे हैं। लगभग अगर हम बात करें 8% आबादी जो है वो आदिवासी है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। खनन के जो एरियाज़ हैं वो आदिवासी इलाके में, जैसे जमशेदपुर है, ठीक है, जमशेदपुर, टाटा, राउरकेला और बोकारो है, भिलाई है। भिलाई का नाम आपने सुना ही होगा, इन सभी का नाम हम सभी ने सुना है। तो ये सब आदिवासी की सारी आबादी एक जैसी नहीं, मगर जैसे मान लीजिए सारी आबादी आदिवासी की एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं और वो समूह कहाँ-कहाँ हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें उड़ीसा में सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 से ज़्यादा अलग-अलग जनजातियों के समूह हैं, ठीक है। आदिवासी समाज जो है औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। देखिए जैसे हिंदू में, मुस्लिम्स में, हिंदुओं में ज़्यादातर ये ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा फर्क है, बट आदिवासियों में ऐसा नहीं है। वो किसी को ऊंचा और नीचा नहीं समझते, उनके वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। और वहाँ पे इसी वजह से ये उन वहाँ पे जाति वर्ण आधारित कोई चीज़ नहीं थी, पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग थे। ठीक है, वो अलग इसलिए थे क्योंकि वो सब आदिवासियों को, जैसे पूरा आदिवासी समाज है, सब एक ही तरह समझते थे, कुछ उसमें ऊंच नीच नहीं होता था। ठीक, अब अगर हम बात करें आदिवासी कौन थे, इतना हमने समझा। अब आदिवासी के बहुत सारे जनजाति, अब देखिए आदिवासी के धर्म भी होंगे भाई, वो कुछ ना कुछ तो मानते होंगे, कुछ ना कुछ तो पालन करते होंगे। तो उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल डिफरेंट थे। वे अक्सर क्या करते थे, मतलब किसकी पूजा करते थे, वो अपने पुरखों की पूजा करते थे, गाँव की, प्रकृति की, नेचर की, इन सब की पूजा अर्चना वो करते थे। ठीक है, प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में जैसे कि पर्वत, नदी, पशु आदि, इन सभी की आत्माओं की पूजा करते थे। अब वो इसलिए करते थे क्योंकि वो नेचर में रहते थे, जंगल में रहते थे, उनसे वहाँ उनको अपनी नीड्स फुलफिल वो वहीं से कर लेते थे, जंगलों से। तो उसी प्रकृति से, तो उसी प्रकृति को उन्होंने ईश्वर समझा और उसी की पूजा करते थे। तो सही है, उनका भी अपना मतलब कि ठीक है ना, ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती थी और इनकी वही निवास माना जाता था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया आदिवासी। अब देखिए उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ की अगर हम बात करें तो, और बंगाल व असम की शक्ति एक तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण है। ठीक है, तांत्रिक परंपराएं भी आदिवासी के ही उदाहरण है। अगर संथाली की बात करें तो आदिवासियों की भाषा पूछी जाए आपसे एग्जाम में तो संथाली है। ओके ना, 19th सेंचुरी के अंत तक क्या हुआ कि बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया और जो कि आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आज के इतिहास में, आज के हिस्ट्री में देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण धर्म बन गया है ईसाई, है ना। तो ये इन्होंने अपना लिया था 19वीं सदी के लास्ट तक आते आते आदिवासियों ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। देखिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए कुछ आदिवासियों को हम लोगों बहुत कम टाइम पे आदिवासियों को देख पाते। अब जब हम लोग देखते हैं तो पर्व के मौसम पे ही देखते हैं, या तो पर्व में हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं और इस तरफ से ढोल नगाड़े और सजे धजे रहते हैं और मतलब माले वाले सब कुछ ऐसा पहने रहते हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा एक कंसेप्ट क्रिएट हो गया कि ये इसी तरह के कपड़े पहनते, इसी तरह सजे धजे रहते, इसी तरह ये ढोल नगाड़े ऐसे बजाए रहते हैं, इसी तरह इनका है ये। लेकिन ये हमारी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है, क्योंकि हो सकता है हम उन्हें पर्व पे ही देखते हैं इसी वजह से मुकुट लगाए हुए और इस तरह से। नॉर्मल डेज में हमने नहीं देखा है, क्योंकि नॉर्मल डेज में हम नहीं देख पाते, बाहर नहीं निकले, हम लोग नहीं निकले तो हम लोग नहीं देख पाए। तो हमने सारे आदिवासियों के लिए यही कंसेप्ट क्रिएट कर लिया, यही माइंड मैप कर लिया है। ठीक है, जो कि हमारी एक गलत फहमी है। उसमें से मान लो जो कुछ
बहुत आकर्षक, पुराने किस्म के और पिछड़ा हुआ, ये सब आदिवासियों पर ये मतलब आरोप ये लगाया जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मतलब अपने जीवन में कोई विचार, कोई नया बदलाव नहीं लाना चाहते। ये उन पे आरोप ऐसा लगाया जाता है कि वो जहाँ के तहाँ ही रहना चाहते। ऐसा नहीं है, वो हाशिए पे थे इस वजह से। नाउ बात करते हैं आदिवासी और उनका विकास। देखिए, आदिवासी अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि उनका निवास क्या है, जंगल में रहते थे। अब देखिए, जंगल से हमें बहुत सारे जंगल में बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान, जैसे कि हमें जंगलों से लोहा, तांबा, चांदी, खनन प्राप्त, लकड़ी, पशु उत्पाद, ये सारी चीज़ें मिलती थी। अब जंगलों का महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें, तो पर्यावरण को शुद्ध रखना, ठीक। अगर जैसे जल का बचाव है, भूमि का बचाव, ये सभी जंगलों के माध्यम से ही होता था, जिससे हमारे पारितंत्र का बचाव होता था, ठीक है। अब अगर हम बात करें आदिवासी और विकास, अभी कंटिन्यू है। देखिए, जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अब जंगल में महत्वपूर्ण है तो जंगल में रहने वाले आदिवासी भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उन्हें जंगलों की नॉलेज होगी, कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ से कैसा क्या करना है, ठीक। बट 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक जब अंग्रेजी शासन था, तो देश का जो बहुत सारा हिस्सा था वो क्या था, जंगल में ही था, जंगली एरिया था। बट हुआ ये कि धीरे-धीरे जंगलों की सफाई शुरू कर दी, और लोगों को भूमि चाहिए थी, तो सफाई करके अपना घर बनाने लगे, और जंगलों की कटाई होने लगी। तो इस तरह क्या हुआ, फिर अब आदिवासी को वहाँ से हटना पड़ेगा। अब आदिवासी हटेंगे तो क्या होगा, उनका मतलब आजीविका समाप्त हो जाएगी, वो बेचारे कहाँ रहेंगे। अब वहाँ से हटेंगे तो कहीं न कहीं तो रहेंगे ना, तो मुख्य समाज में आकर रहेंगे। अब मुख्य समाज में आकर रहेंगे तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए उनको उतना नॉलेज नहीं, उतना शिक्षा नहीं है, तो वो जंगल में ही जीवन यापन करते थे। अब वो मुख्य समाज में आ गए, मुख्य समाज में छोटा-मोटा काम ही कर पाएँगे, क्योंकि अभी उतना, मान लीजिए वो और उनके पुरखे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो यहाँ आके सरकारी नौकरी इस तरह से एकदम से कैसे करने लगेंगे? मतलब उसमें तो पीढ़ियों के पीढ़ियाँ लग जाएँगी ना, ये वाली बात। तो वहाँ मुख्य समाज में आके तो वो कुछ छोटा तबका का ही काम कर पाएँगे, है ना? इससे ज़्यादा तो कुछ स्टार्टिंग में कर नहीं पाएँगे, जब मुख्य समाज से उन्हें जोड़ा जाएगा, ठीक है? फिर जब मुख्य समाज से भी जोड़ा गया ना, तब भी मान लीजिए यहाँ पे तो वो बिल्कुल हाशिए पे थे, क्योंकि वो इन एरिया से बिल्कुल अलग थे, ओके? को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी भी प्रिंटिंग थी नहीं, तो शॉर्ट में जो क्लिप्स बन पाया वो मैंने बना लिया ना। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है। खनन और खनन परियोजना के कारण विस्थापन होने में 50% से ज़्यादा केवल जब खनन कार्य, माइनिंग का वर्क स्टार्ट हुआ, तो जब शिफ्टिंग का काम हुआ, तो हमें पता चला कि 50% से ज़्यादा जो है केवल आदिवासी थे उसमें, जो विस्थापन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें आदिवासी के बीच काम करने वाले संगठन की एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए, उनमें से 79% सिर्फ और सिर्फ कौन है, आदिवासी शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा 54 नेशनल पार्क और 372 वन्य जीव अभ्यारण्य, और इनका कुल क्षेत्रफल इतना था, ठीक है। ये ऐसे इलाके थे जहां मूल रूप से कौन रहते थे, आदिवासी रहते थे, लेकिन जब ये राष्ट्रीय पार्क बन गए, वन्य जीव अभ्यारण्य बन गए, तो उनका बेचारों का घर उजड़ गया। अब वो वहाँ नहीं रह पाए, ठीक है, तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता था, ठीक है। इन जंगलों में रहने की कोशिश करते थे, तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता था, ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे, मतलब आदिवासियों को वहाँ रहते थे ना, तो मूल निवासी थे, तो उन्हें नॉलेज थी, उन्हें 10,000 से ज़्यादा तरह के पौधों का इस्तेमाल करते थे, है ना, क्योंकि उन्हें नॉलेज थी हाउ टू यूज़, तो वो यूज़ कर लेंगे। उनमें से लगभग 8,000 से ज़्यादा प्रजातियां दवाई के तौर पर, है ना, और 320 मतलब इतने स्पीसीज के पौधों से दवाइयाँ बनती थी। 325 प्रजातियों से कीटनाशक बनते थे, पेस्टिसाइड्स वगैरह, और 425 प्रजातियों से रेंजर, डाई, गोंद, इस तरह की चीज़ें बनती थी, और 550 प्रजातियों से रेशे के इस्तेमाल किए जाते थे, और 3500 प्रजातियों से भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब चूंकि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो चुके थे, तो ये सारी संपदा क्या हो गई, समाप्त हो गई भाई। अब जब वो वहाँ रहते ही नहीं, तो वो कैसे इन सब चीज़ों का निर्माण, कैसे इसको आगे मार्केट में लाएंगे, तो हम परचेज कर पाएंगे, भाई सब बेकार हो गया। बना लो घर, बना लो नेशनल पार्क, बना लो अभ्यारण्य, ठीक है ना।
अब अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे ही गुजर बसर बेचारे अपना कर रहे हैं ना। इसकी वजह से वे कई तरह के अभाव का शिकार भी हो जाते हैं। उन्हें बहुत सारे, अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया ना कि उनके पास उतनी शिक्षा तो है नहीं, क्योंकि उनके वहाँ वो प्रचलन ही नहीं था, गाँव में रहते थे, जीवन यापन करते, पढ़ाई लिखाई कोई संबंध नहीं। एकदम से हम मुख्य समाज में आए तो एकदम से वो, जब शिक्षा नहीं, एकदम से कैसे पढ़े लिख के अफसर बन जाएंगे, है ना। तो उसको, उसमें पीढ़ियां लगेंगी, उसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक। तो फिर क्या, अब वो छोटा मोटा काम करते थे, उनके पास इतना आमदनी होता नहीं था कि अपने बच्चों को अच्छा सा पौष्टिक अनाज वगैरह दे पाए। तो उनके बच्चे क्या होते थे, कुपोषण का शिकार हो जाते, जैसे माल न्यूट्रिशन हम बोलते हैं। ओके, आदिवासी के बीच साक्षरता, भाई लिटरेसी की भी बहुत कमी थी, अभी बताया लिटरेसी कहाँ से होगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि जब आदिवासी को उनकी ज़मीन से हटाया गया तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा कुछ और, बहुत कुछ और था जो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। परंपराएं, रीति रिवाज सब भूल गए उनके जाने, और भूल गए क्या, खो दिया उन्होंने। भूले कुछ नहीं, कोई अपनी परंपरा नहीं भूलता है, स्टिल मान लीजिए अब इस मुख्य समाज में आ गए, मुख्य समाज में आके वो अपनी परंपरा थोड़ी ना फॉलो कर पाएंगे, सब सारे समाज पे थोपेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मिनॉरिटी सेक्टर में आ गए, मुख्य समाज में आ गए। यहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे मिनॉरिटी, तो उनकी बात वैसे ही नहीं मानी जाएगी, है ना। ना, अब अगर बात करें उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापन हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए, ठीक है। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। अब हम कैसे जिएंगे, ठीक है। आदिवासी जीवन को ये भी है कि आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, देखिए खाली आदिवासियों का नहीं, अल्पसंख्यक मतलब जो मिनॉरिटी सेक्शन में है, जो कम है, ये मुख्य समाज है, इसमें मान लीजिए ये मिनॉरिटी सेक्शन है, ये वाला, ठीक है ना। ये जो ये येलो वाला है, ठीक है, ये पूरा मेजॉरिटी है। तो अब बताइए किसकी बात चलेगी, मेजॉरिटी की चलेगी, मिनॉरिटी की चलेगी, मेजॉरिटी सेक्शन की चलेगी। मेजॉरिटी वाला सेक्शन मिनॉरिटी पे अपनी रीति रिवाज, धर्म, कानून, नियम, ठीक है, ये सब थोपेगा, है ना। तो मिनॉरिटी वाला तो ऐसे ही दबक के रहेगा, ये वाली बात है। अल्पसंख्यक समुदाय की ये सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी। अल्पसंख्यक सब आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है संख्या की दृष्टि से, मतलब बाकी एज कम्पेयर टू अदर दे आर लेस इन नंबर, है ना। वही वाली बात, भारतीय संविधान को भी क्या लिखा है कि इकाई 1 में हमने पढ़ा था, भारतीय संविधान भी इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समाज की संस्कृति, समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है कि देखिए, यहाँ पे लिखा है कि कानून को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकार को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका रहती है। वो कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है मिनॉरिटी सेक्टर को। आज भी आपने देखा है कि मिनॉरिटी सेक्टर को राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि वो संख्या में कम है, ठीक है। अगर उनको राइट्स मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर उनका तो विकास ही नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो वैसे ही संख्या में कम है, वैसे ही उनकी हानि हो रही है। हानि मतलब उन पे वैसे ही मेजॉरिटी का दबदबा है, ये बात ना। मुसलमान और हाशियाकरण, देखिए खाली आदिवासियों का या फिर खाली आदिवासियों का ही नहीं, एक तरह से हाशियाकरण हुआ है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों का कैसा है कि देखिए 2001 की ये रिपोर्ट है, इसमें इतना 13.4 और 2011 की रिपोर्ट में इतना, ठीक है। इनके अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या इतने प्रतिशत, ठीक है, इतने ही परसेंट सिर्फ मुसलमान की आबादी है, थी, ठीक है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है, क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ उन्हें नहीं मिलते थे, इसलिए विभिन्न सुविधाएं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कच्चे घर, इतने मुसलमानों के कच्चे घर हैं और इतने हिंदू के हैं। बिजली की अगर बात करें, 30% मुसलमानों के घर में बिजली है, जबकि हिंदू के घर में इतनी है। मुसलमानों इतना पाइप का पानी प्रयोग करते हैं, हिंदू इतना प्रयोग करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, ठीक है ना। सबसे कम अगर बात करें तो यहाँ पे लिटरेसी है मुसलमानों की, बाकी सबकी लिटरेसी ज़्यादा ही दिख रही है, ठीक। नेक्स्ट है कि 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था, जिसे हम बोलते हैं राजेंद्र सच्चर, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर आर समिति की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस समिति के अनुसार ये था कि मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया जाए, मतलब एक देखा जाए, सर्वे किया जाए, है ना।
तो बात करें इतना ही नहीं, हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशिए समुदाय भी मिलते हैं। ये भी हैं अनुसूचित SC एंड ST, ये भी हाशिए पे ही हैं आज भी, ठीक है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए, लेकिन कुछ मुसलमानों ने बुर्का, लंबी दाढ़ी और फौज टोपी का चलन दिखाई दिया। ओके, ये वाला एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 साल के उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल गए ही नहीं है या फिर स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत कम है मुस्लिम्स में ये बताई जा रही है। ओके, अब एक टर्म है घेटोइजेशन। घेटोइजेशन वो है कि मान लीजिए मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स इस पर्टिकुलर एरिया में कोशिश करेंगे कि सारे मुस्लिम्स ही रहें। उन्हें डर है कहीं जो मेजॉरिटी में है वो उन पे अपना दबदबा ना बना ले, इसी को हम घेटोइजेशन बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम्स है तो सब कोशिश करें कि हम यहीं पे रहें, डर के मारे कि इतना ज़्यादा ये मेजॉरिटी सेक्शन है हिंदुइज्म का या किसी और का अन्य धर्म का, तो ये इन पे अपना दबदबा ना बना ले, इसलिए आप आपस में दुबक के रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, तो लाइक थोड़ा सा सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को घेटोइजेशन बोला गया है। मुसलमानों ने इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाके में पहले से रहते थे वहाँ से निकलने लगे, जिससे आकर घेटोइजेशन होने लगा। कभी कभी ये पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे लोग सभी मुसलमान को इन्हीं निशानियों से पहचानने लगे कि भाई उन्होंने बुर्का पहना है, लंबी दाढ़ी है, इसी कारण अक्सर उन्हें लोग अलग नज़र से देखने लगे। कुछ लोग ये मानते थे कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं मुस्लिम्स, अक्सर उनकी ऐसी सोच होती की वजह से गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना भी बन जाता। कक्षा 8 में साथ में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते थे वहां से वे निकलने लगे। अक्सर उनका गेटवाइजेशन होने लगता, कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देती, ठीक है। यहाँ पे एक बोला गया, मैं मुस्लिम बहुलक क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिससे जल्द ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज़ पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहना था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी-शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत है कि हम कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब लगी। क्या मेरे पहनावे से हमारी पहचान पता चलती है और यही पहचान खतरा और भेदभाव को दर्शाता है, ठीक है। अब हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह के रणनीतियाँ, साधन और सुरक्षा की ज़रूरत है, ठीक। अब निष्कर्ष यही है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव से है। पूर्वाग्रह मतलब जो डिफरेंस करते हैं हम, शक्तिहीनता का एहसास कराना किसी को, ठीक है। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है जो भी हाशियाकरण पे। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, सच्चर समिति की रिपोर्ट है, उसमें मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमी को भी उजागर कर दिया है कि जो आम तौर पर माना जाता है कि मुस्लिम अपने, मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग कि मुस्लिम अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में भेजते, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4% बच्चे ही मदरसे में जाते हैं, बाकी 66% बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं क्योंकि उतना उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, इस पुस्तक के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि फिर आपके कमेंट्स आने लगते हैं नहीं उनके पास पैसा नहीं है तो फिर वो अच्छी अच्छी शादियां कैसे करते हैं, ठीक है। फिर अब 30% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है। नाउ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर करिए, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ।